एवरीवन, कल हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम पढ़ा था और आज एक अन्य नियम, एक दूसरा नियम राउल्ट का नियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस से। उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये नियम किससे रिलेटेड है। तो ये नियम रिलेटेड है द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब से, और उसमें भी तब जब दो वाष्पशील द्रव एक साथ मिश्रित हों। तो आइए जानते हैं इसमें कि दो वाष्पशील द्रवों को बंद पात्र में लेने पर दोनों वाष्पीकृत होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों वेपराइज होंगे और वेपराइज होके अंततः वाष्प प्रावस्था व द्रव प्रावस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में क्या होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वाष्पीकरण की दर और जो संघनन की दर है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि साम्य स्थापित हो चुका है। अब साम्यावस्था में जो कुल दाब होगा वो होगा पहले अवयव और दूसरे अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर। यही कहता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो अवयवों के आंशिक दाब और मोल अंश के मध्य संबंध स्थापित किया था किसने, राउल्ट ने। तो इस नियम को हम जानते हैं राउल्ट के नियम के नाम से, जिसने आंशिक दाब और मूल अंश के मध्य संबंध स्थापित किया। क्या कहता है राउल्ट का नियम? राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि जितना अधिक उस वाष्पशील द्रव का मोल अंश होगा उतना ही अधिक उसका विलयन में वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, जितना अधिक वाष्प दाब उतना अधिक मोल अंश। यही कहता है राउल्ट का नियम। और ये किसके लिए है? जब दोनों ही अवयव वाष्पशील हों और द्रव हों। सपोज दो अवयवों से मिलकर बना है विलयन, बाइनरी या द्विअंगी विलयन। तो अवयव ए के लिए क्या हो जाएगा, अवयव ए का आंशिक दाब समानुपाती होगा उसके मोल अंश के, यानी कि काई ए के। या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, पी ए यानी कि उसका आंशिक दाब बराबर होगा पी नॉट ए। पी नॉट ए अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और पी ए क्या है, विलयन में उसका वाष्प दाब, गुणा गया काई ए यानी कि उसके मोल अंश के और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है उसका आंशिक दाब। ये कहता है राउल्ट का नियम। ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि पी नॉट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में अवयव का वाष्प दाब, पी ए क्या है, विलयन में अवयव का आंशिक दाब, और काई ए क्या है, अवयव का मूल अंश। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अवयव बी के लिए भी क्या हो जाएगा, पी बी यानी कि उसका जो आंशिक दाब होगा उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसका आंशिक दाब जो है उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, पी टोटल जो होता है या विलयन में गैसों का जो कुल दाब होता है वो पहले अवयव के आंशिक दाब और दूसरे अवयव के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा अवयव हैं तो सभी अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर कुल दाब होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पी ए जो है, पी ए वो इक्वल टू है किसके, पी नॉट ए इंटू काई ए। ठीक है, और पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी इंटू काई बी। तो हमने लिख दिया पी टोटल या पी कुल बराबर पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम ये भी जानते हैं, मोल अंश जब हमने पढ़ा था, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि जो मोल अंश होता है, जितने भी मोल अंश होंगे
चाहे वो 2 अवयवों का है चाहे 3 अवयव है, उन सब का सम कितना आता है 1। तो जब 2 अवयवों का है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 है, तो काई ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस काई बी। अब यहाँ पे काई ए बराबर हमने क्या लिखा 1 माइनस काई बी, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ इसमें, तो वही वैल्यू हमने इसमें रख दी। P बराबर पी नॉट ए, यहाँ काई ए की जगह हमने ये रख दिया 1 माइनस काई बी, ठीक है, प्लस पी नॉट बी जैसा था वैसे आ गया, काई बी जैसा था वैसे ही आ गया। अब इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे, पी नॉट ए, इसकी गुणा अब इसके साथ करेंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू काई बी, प्लस एज इट इज़ है, पी नॉट बी जैसा था वैसी है, इंटू काई बी जैसा था वैसी है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि काई बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों जगह कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस पी नॉट ए, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ अंदर क्या है पी नॉट बी, तो प्लस पी नॉट बी कर दिया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमने लिखा P वैसा ही है, पी नॉट ए वैसा ही है, प्लस है, अब ये क्योंकि धनात्मक था तो इसको हम आगे ले आए, माइनस पी नॉट ए, और बाहर क्या आ जाएगा काई बी, ठीक है। तो ये राउल्ट का जो नियम है वाष्पशील द्रवों के लिए, उसका ये गणितीय समीकरण यहाँ तक आती है, और इस समीकरण से हम कुछ परिणाम निकालते हैं जो इस प्रकार से हैं कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मूल अंश के से संबंधित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो कुल वाष्प दाब होगा उसको हम उन अवयवों के मूल अंश के साथ क्या कर सकते हैं, संबंधित कर सकते हैं। दूसरा, किसी विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो अवयव बी के मूल अंश के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होता है। अब ये ग्राफ से हम देख लेते हैं बाकी के जो रिजल्ट हैं वो किस प्रकार से यहाँ हमें इफ़ेक्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो राउल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण है। इसमें हमने 2 अवयव ले रखे हैं ए और बी, यहाँ वाष्प दाब है और यहाँ मूल अंश है किसका, दूसरे अवयव का, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे अवयव का। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि पी नॉट ए यानी कि जो पहला अवयव है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कम है जबकि दूसरे वाले का ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, शुद्ध अवस्था में इसका कम है इसका ज़्यादा है। अब क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जब हमारे पास पहले अवयव का मूल अंश पूरा का पूरा था तो ये हाईएस्ट पीक पे था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे वाले अवयव का 0 था तो इसका आंशिक दाब भी यहाँ 0 था। फिर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ पे काई ए की मात्रा घटती जाती है, ये देखो, तो उसका आंशिक दाब भी ये घट रहा है। काई ए यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 है, यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं काई 2 जैसे जैसे बढ़ रहा है काई ए घट रहा है, तो उसका आंशिक दाब भी ये घटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा, काई बी यहाँ देखो 0 था यहाँ 1 था, यानी कि काई बी बढ़ रहा है तो उसका जो आंशिक दाब है यानी कि ये क्या आएगा पी बी, तो ये भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ जब ये बढ़ेगा पी बी बढ़ेगा क्योंकि इसका आंशिक दाब अधिक है और शुद्ध अवस्था में भी इसका जो वाष्प दाब है वो अधिक है, तो पी टोटल भी बढ़ेगा जैसे जैसे बी बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के राउल्ट के नियम का ग्राफीय निरूपण है। इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो।